कक्षा 8 ये इतिहास अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ देख रहे हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई की बात हो रही है। ये पूरा जो डिस्कशन है बहुत छोटा डिस्कशन है। इसका मतलब कि जो आगे के चैप्टर आने वाले हैं उसके लिए कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में आते हैं और उन सवालों का जवाब हम कैसे देंगे यहाँ पर। जैसे एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि भाई ये जो इतिहास है ना, हिस्ट्री है, इसका मतलब है केवल डेट्स, इसका मतलब है केवल दिनांक। हमें ना डेट याद करनी पड़ती है, डेट बड़ी बोरिंग होती है और इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ख़ास तौर पे जो लड़के होते हैं वो डेट याद नहीं कर पाते। लड़कियां जो होती हैं वो डेट्स, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर याद कर लेती हैं और इसीलिए जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनको हमेशा डांट पड़ती है। यही चीज़ लोगों का सोच है इतिहास के बारे में। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीख का मतलब होता है डेट। तो एक ज़माना ऐसा था जब जो हिस्टोरियंस थे, अब मैं हर चीज़ का एक एक अक्षर लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि जगह लिमिटेड होती है हमारे पास। तो हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार हैं वो क्या थे, वो किसी जादू में या किसी वक्त के किसी समय के जादू में खोए रहते थे। जैसे राजा हो गए, ये आपके राजा साहब हैं, इनकी मैं ताजपोशी कर देता हूँ। ये जो राजा साहब हैं इनकी ये ताज कब पोशी हुई, कब ये राजा बने, इन्होंने कौन सा युद्ध किया, इन्होंने युद्ध कब जीता, कब हारे। इसके बाद इन सब तारीखों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहसें चलती हैं। बहसें मतलब डिबेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा दिमाग में ये आता है कि भाई इतिहास का मतलब है कि ये तो तारीख है, ये डेट है। और जैसे मैंने बताया कि इतिहास में कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये बड़ा उबाऊ है, बड़ा बोरियत वाला एक चैप्टर है या डिस्कशन है या फिर टॉपिक है कि हमें ना इसमें केवल डेट याद करनी पड़ती है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं, आपको डेट से याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे कि जैसे आप एक पिक्चर देख के निकलते हैं, एक मूवी देख के निकलते हैं और मूवी निकल के देखने के बाद आप बोर नहीं होते, आप चीज़ें याद कर लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाती है। उस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो होता यह है कि इतिहास मतलब बदलाव है। अभी जस्ट मैंने जो बोला, इसके जस्ट पहले जो सेंटेंस बोला वो इतिहास हो गया, क्योंकि वो समय चला गया। अब जो आगे मैं बोलने वाला हूं वो इतिहास में दर्ज होगा, थोड़ी देर बाद दर्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जब हो रही होती है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर आप बचपन में थे, गए बाहर नौकरी करने और फिर लौटे कुछ सालों बाद तो देखा कि अरे ये क्षेत्र तो बदल गया, परिवर्तन हो गया इसमें। यानी समय के हिसाब से हर चीज़ में बदलाव आता है। तो पहले अतीत में कैसे परिवर्तन हुआ, आज का बदलाव आ गए। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो ये जो शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, पहले और बाद में, ये दोनों शब्द हमारे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि हम काल चक्र, समय का डिस्कशन करते हैं इसमें कि समय कैसे बदला। अरे यार वो कितना अच्छा समय था, अरे हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, आगे आज की जनरेशन तो ऐसी हो गई है, ऐसा डिस्कशन करते हैं ना। तो अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी आज की और मेरी और आपकी बातचीत देखें तो हम आसपास की कई चीज़ें देखते हैं जिस पे हम शायद सवाल ना उठाएं, लेकिन हमारे दिमाग में सवाल तो आते ही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप मानेंगे इसको। कैसे? देखिए, कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि भाई ये जो कॉफ़ी है, ये जो मेरी कॉफ़ी है या मेरी जो चाय है, ये कहाँ से मैं पी रहा हूँ, कब इसको लोगों ने पीना शुरू किया होगा। आप उठते हैं और सीधा कॉफ़ी आप बना लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि कॉफ़ी कहाँ से शुरू, कॉफ़ी का बीज कॉफ़ी बनाएगा ये किसको पता चला, कैसे पता चला, कैसे इसको बनाया गया। हर एक सवाल होते हैं। आप एक सब्ज़ी बनाते हैं, करेले की सब्ज़ी बनाते हैं ना, अब बताइए कितना कड़वा होता है। तो कौन होगा जिसने करेले की सब्ज़ी बनाई होगी और खाया होगा, क्योंकि करेला तो आप अभी खाते हैं तो कड़वा, लेकिन आज भी सबसे पौष्टिक सब्ज़ी मानी जाती है। तो ये कब हुआ? रेलवे का निर्माण कब हुआ? आज का क्या होता है, IRCTC पे जाते हैं, बाकायदा आराम से बैठे बैठे एक टिकट बुक करा लेते हैं और अपने समय पर जाके गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस रेलवे का निर्माण कब हुआ है, कब शुरुआत हुई इसकी? चलिए, हिंदुस्तान में तो है, मैं बताऊंगा आपको ये कैसे मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लेकिन इससे पहले कब शुरुआत कहाँ से हुई, रेलवे का आइडिया किसको आया?
रेलगाड़ी से पहले जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता कैसे था, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता कैसे था, क्योंकि उसके पहले भी यात्राएं तो हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं कि लोग अपने एक घर में ही बैठे रहते थे और अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में जाके चले आते थे, ऐसा तो नहीं है। ओके, एक और चीज़, अभी आप क्या होता है, कुछ भी चीज़ गूगल कर लेते हैं, है ना। ये गूगल किसने बनाया, कब आया? गूगल के ऊपर आप न्यूज़ देखते हैं, अखबार, जो अखबार है, तो अखबार आज जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, न्यूज़ सबसे बड़ी बात कि भाई आज किसान आंदोलन चल रहा है, कल सीएए एनआरसी चल रहा था, परसों को कुछ और चलेगा, धारा 370 दिन 377, तमाम चीज़ें, बातें आप कहाँ से निकालते हैं? अखबार से निकालते हैं। वो कब आई, कैसे आई? और अखबार जब नहीं हुआ करते थे तो लोगों के पास किस तरीके की जानकारी होती थी? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते होंगे। एक यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दी है, वो ये है कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण देख रहे हैं आप, ये बरतानिया, इनको ये शास्त्र, जो शास्त्र है हमारे हिंदू धर्म के, जो अलग अलग शास्त्र हैं, उनको दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। अब इस चित्र को बनाया किसने है? ये जेम्स रेनल द्वारा तैयार जो किया गया पहला नक्शा है, उसका कवर है, आवरण कहते हैं इसको, कवर मतलब आवरण चित्र। तो हुआ ये था, अब इन साहब को देखिए, दोनों का नाम मैं ले रहा हूं। ये जो साहब हैं, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। और इन साहब का नाम क्या है? इनका नाम है जेम्स रेनल, इनका नाम आएगा अभी। तो एक साहब का नाम है आपका रॉबर्ट क्लाइव और एक साहब का नाम है जेम्स रेनल। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब ने कहा रेनल साहब को, देखो ऐसा करो कि आप हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करो, मेक द मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो लोग जो है, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश इस तरीके से की गई है कि अच्छा, हिंदुस्तान की माता कौन सी है? भारत माता। ऐसी ब्रिटेन की भी माता है, उनको भी बनाया गया। तो ये जो ब्रिटेन की माता है, जिसको हम ब्रिटानिया कह रहे हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग जो हैं, वो ब्रिटिश सत्ता को, मतलब ये जो ब्रिटानिया है, इनको कुछ सौंप रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि आइए और हमारी रक्षा करिए। किसकी रक्षा करिए? हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करिए। हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम आपको एक तरीके से अधिकार देते, कुछ ऐसा बताने की कोशिश की गई। क्या ये सत्य था? अब ये सारी जो चीज़ हमने कही, देखिए, हम हमेशा किसी चीज़ को, जैसे मेरा जो जन्मदिन और दिवस है, उसका तो डेट होगी ना, एक बाकायदा डेट होगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 10 से 20 साल में क्या गुजरा, ये एक समय का अंतराल है। या ये कहें कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था या मैं डॉक्टरेट कर रहा था, तो मेरे 4 साल या 5 साल लगाए, वो एक अंतराल है, वो कोई एक महीना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग मैंने की, तो एक महीना तो नहीं हो सकता, एक महीने में इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो समय लगेगा, है ना। तो हम हमेशा समय को एक महीना, एक साल इस तरीके से नहीं बता सकते। कई बार हमको ये करना होता है, ये समझना होता है कि एक अंतराल होता है। अब आप देखिए कि एकदम से कोई एक दिन सुबह उठा और चाय पीने शुरू कर दी कि चलो चाय पीना है आज। अरे चाय बनने के लिए चाय कहाँ से आई? चाइना से शुरुआत हुई। चाइना से में अमेरिका अपने ब्रिटिश ने पता किया उस चीज़ को, फिर वो ब्रिटिश लोगों के ज़बान पे चढ़ गई, फिर हिंदुस्तान वो आए, यहाँ के लोगों की ज़बान पे चढ़ा दी, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर उसके बागान बनने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो चाय बनी है, चाय जो पीना शुरू हुई है, वो एक दिन में नहीं हुई, ये धीरे धीरे हौले हौले ज़बान पे चढ़ी। तो इसकी कोई चाय कब से शुरू हुई, कब पीना शुरू हुई, इसकी कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते, कोई डेट नहीं बता सकते आप। ओके, तो इसीलिए अगर आप कहें कि भाई ब्रिटिश आए और वो मान लीजिए इस महीने, इस दिन, इस साल आके यहाँ पर उन्होंने स्थापना कर ली अपने शासन की, ऐसा तो नहीं बता सकते। ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, इसकी कोई एक डेट नहीं बता सकते। हाँ, अवधि बता सकते हैं आप कि हाँ भाई इस दरमियान ये आए, क्योंकि ब्रिटिश जब आए तो वो कैसे आए थे? वो एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, और ट्रेडर्स के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बाद धीरे धीरे ये उस ज़माने में तो ये आराम कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं चिल मार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़े, और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से देखिए, होता ये है कि एक जब समय था, आपका सवाल ये ज़रूर होगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं, एक डेट क्यों नहीं हो सकती? पहले ये होता था कि जब
जब युद्ध होते थे, बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, या उससे पहले आप और भी पानीपत के युद्ध देखिए, तो जो युद्ध होते थे या जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, इनको इतिहास माना जाता था। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक राजा है, कौन से साल ये पैदा हुए, कौन से साल ये इनको ताज महराया गया, कब इनकी शादी हुई, किससे शादी हुई, कब इनके घर में बच्चा पैदा हो गया, और उसके बाद लड़ाई कौन सी इन्होंने लड़ी, ये बेचारे मर कब गए, इनकी जगह कौन आके बैठा। तो ये बाकायदा एक डेट्स है, ये डेट्स हैं सारी, ये तो हम बता सकते हैं, निश्चित तिथि बता सकते हैं। लेकिन अब जो है ना, इतिहासकार केवल ये राजाओं को इनको नहीं देखते हैं, ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि राजा के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ थी, राजा के अलावा भी तो लोग जी रहे थे। अब यहाँ पर इतिहासकार सोचते हैं कि जो नॉर्मल लोग थे, ये किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ये क्या काम करते थे, ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, बाजार किस तरीके से थे, मार्केट किस तरीके थे, और रियासतें कैसी बसी हुई थी, क्या विचार इन लोगों के थे, कैसी हमारी संस्कृति थी इस जमाने में, कैसे समाज था, समाज बदल कैसे रहा था। तो इस पे भी अब इतिहासकार चर्चा करते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी अच्छी चीज़ इसमें इन्होंने दिखाई है। मैंने आपको बताया ना कैसे जबान पे इन्होंने चढ़ाया चीज़ों को, और वो चीज़ जो है बड़ी समय के साथ हुई। तो यहां पर देखें, ये है लिप्टन चाय, इसका ऐड है ये। आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, आप यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं, टीवी देखते हैं, बीच बीच में ऐड आते हैं। तो इस तरीके से ये ऐड था। इस ऐड में ये बताया गया, ये चाय का ऐड है, ये पुराने विज्ञापन है, और इसमें नए उत्पाद। इसमें क्या हुआ कि भाई 1922 में जो चाय है, आज भी लिप्टन चाय बोला जाता है, चाय को लिप्टन चाय। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि ये शाही आदमी है, और ये दुनिया भर के जितने भी बड़े लोग हैं, शाही लोग हैं, ये यही चाय पीते हैं। कौन सी? लिप्टन चाय पीते हैं। इसमें आप देखें, एक तो पीछे भारतीय महल दिखाया गया है, सामने जो घोड़े पे आदमी दिख रहे हैं, इनका नाम है ये राजकुमार आर्थर। कौन है ये? ब्रिटेन की जो रानी विक्टोरिया है, इनके तीसरे बेटे हैं राजकुमार आर्थर। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो आर्थर साहब हैं, इनको ड्यूक ऑफ नाइट उसकी पदवी दी गई थी। तो ये इसको दिखाने की कोशिश की है कि राजा हो, महाराजे हो, या फिर ये जो ब्रिटिशर्स हो, दुनिया के जितने भी लोग हैं वो यही चाय पीते हैं। तो आइए आप हमारी चाय पीजिए, खरीदिए इसको। ओके, अब मैं जो तारीखों डेट की बात कर रहा हूं, तो सवाल उठता है कौन सी तारीख की बात हो रही है भाई। तो होता यह है, देखिए, जब हम कोई खास घटना देखते हैं या कोई परिवर्तन देखते हैं या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें लगता है कि इसने चीज़ें चेंज कर दी, जैसे जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। मैं पहले के बारे में बताता हूँ। ये जो पहला पानीपत का युद्ध था, इसमें जो मुगल हैं, क्योंकि बाबर ने एंट्री ली थी, वो लोदी को हराया था, तो मुगल की एंट्री हुई थी भारत में, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस युद्ध की बहुत वैल्यू है। क्यों हम इसको पढ़ते हैं? ओके, जैसे भारत में जितने भी ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, जो मैं कहूँ इनको ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहें, वो क्या करते थे, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, जो इन्होंने हमारा पास्ट लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया ऐसे। और डिवाइड कैसे किया? गवर्नर जनरल, या ये कहें कि जो आपके वायस राय थे, गवर्नर जनरल 1, गवर्नर जनरल 2, आप इनके चित्र यहाँ भी देख रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में ये जो जितने गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में आए, उसके हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया। इसके हिसाब से जितने भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने कहा भाई इनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण था। जो शुरुआत जहाँ से हुई, ये आपको याद रखना है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। दिमाग में बिठा लीजिए, पहले कौन से थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले अक्षर लिख रहा हूँ सबके, आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और यहाँ से शुरुआत इन्होंने की, और अंत कहाँ पर किया? जो लास्ट थे, ये फर्स्ट हो गए, ये लास्ट हो गया। लास्ट कौन सा आप थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। मान लीजिए ये लास्ट है। तो इनके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया कि भाई ये भाग हो गया इनका, ये भाग हो गया इनका। तो इस हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री लिखी। यानी हम जब पढ़ने वाले हैं तो हम हेस्टिंग्स से शुरू करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब से। उसके अलावा हम लॉर्ड वेलेजी हैं, बेंटिक हैं, डलहौजी हो गए, कैनिंग हैं, लॉरेंस हैं, लिटन हैं, रिपन हैं, और आपके कर्जन हैं, हॉर्डिंग है, इरविन है। इन सब के बारे में
हम हिस्ट्री में भी देखेंगे, लेकिन इनका जिनका मैंने नाम लिया, ये जितने दिन रहे, ये यहाँ से यहाँ तक रहे, एक वायसराय साहब या गवर्नर जनरल साहब, इन्होंने कहा कि भाई जो ये गवर्नर जनरल आए हैं इनका यहाँ से यहाँ तक इनका रहा यहाँ पे, तो इसका इतिहास लिख दिया जाए। फिर अगले वायसराय आए, यहाँ से यहाँ तक इनका इतिहास लिख दिया जाए। ऐसे इन्होंने इतिहास लिख दिया। तो होता ये है कि इस समय इनकी क्या नीतियाँ थी इन वायसराय की, जैसे इन्हीं का नाम ले लीजिए, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स साहब हैं, इनकी क्या गतिविधियाँ थी इस ज़माने में, इनकी नीतियाँ क्या थी, और इन अधिकारियों के समय क्या क्या चीज़ इन्होंने की। ऐसा माना जाना था कि भाई इनकी ज़िंदगी के हिसाब से चीज़ें चल रही थी, बाकी लोग तो बाकी जितने जो बाहर ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी जो हिस्ट्री में लिखी जाए। तो ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत है। तो इतिहास में हमने देखा कि हमेशा जब इतिहास लिखा जाता है, अच्छा आप कोई बुक, जैसे आप ये बुक ही पढ़ रहे हैं, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि एक बुक पूरी बना दी जाती और कोई चैप्टर नहीं होते, मतलब पहला पेज दूसरा पेज ऐसे करके, जैसे 200 पेज है तो पूरे 200 पेज हो जाते हैं, आप लाइन से पढ़ लीजिए। ऐसा तो नहीं होता ना कभी। आप कहानी भी पढ़ते हैं, जैसे आप टीवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, तो आपका क्या होता है, आप एक मूवी देखते हैं, जैसे एपिसोड देखते हैं तो एपिसोड 1 होता है, एपिसोड 2 होता है, ऐसे करके, है ना। तो ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहे, और दूसरा एपिसोड 1 के बाद जो ख़त्म करते हैं तो आपकी एक इंटरेस्ट बढ़ा रहे कि एपिसोड 2 में क्या होने वाला है भाई, है ना। तो ये अध्याय इसलिए बनाए जाते हैं, कोई भी हिस्ट्री हो या बुक हो या कोई भी चीज़, उसमें अलग अलग चैप्टर्स बनाए जाते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो उस कारण से किया जाता है कि एक तो आप आसानी से इसे समझ सकें, आपको बोरियत ना हो, आप इसे याद रख सकें, और दूसरा ये है कि जो भी घटनाएं जो आप दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एक घटना हुई उसको आपने दिखा दिया, यहाँ पर दूसरी घटना हो गई वो यहाँ पर दिखा दिया, तो आपकी घटना के हिसाब से आप अपनी कहानी को, अपनी चीज़ों को पेश करने के लिए ये मददगार होता है अलग अलग चैप्टर। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा, उन्होंने पहला चैप्टर इनके नाम पे लिख दिया, दूसरा चैप्टर इनके नाम पे लिख दिया, ऐसे करते करते गए अलग अलग गवर्नर जनरल वायसराय के नाम पे इन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे। लेकिन भारतीय क्या कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। जो भारतीयों की क्या गतिविधियाँ थी, इसके लिए कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, कोई मायने ही नहीं रखती थी कि भारतीय हैं या नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इतिहास का एक नया खाका बनाना पड़ेगा, हिस्ट्री हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी, हिस्ट्री के बारे में दोबारा से चर्चा करनी पड़ेगी? ज़रूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब अगर हम डेट्स की बात करने लगेंगे तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो डेट यहाँ पर लिखी है वो डेट शायद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, शायद हमारे लिए कोई और इंपॉर्टेंट डेट हो जाए, है ना। तो हम अवधियाँ फिर तय कैसे करते हैं भाई? अभी डेट्स की बात हो रही है तो कौन ये कहेगा कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर 1817 की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसमें एक स्कॉटलैंड के एक ये हिस्टोरियन नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे? ये थे, एक तो ये अर्थशास्त्री थे, यानी कि इकोनॉमिस्ट थे, और राजनीतिक दार्शनिक, मतलब ये पॉलिटिकल स्कॉलर थे या राजनैतिक दार्शनिक लिख देने, एक एक अक्षर लिख रहा हूँ। तो ये जो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री साहब हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इनका नाम है, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, जेम्स मिल। क्या साहब है इनका नाम? जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री, या ये कहें भारत की जो हिस्ट्री है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास, जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में थे उसका जिन्होंने एक इतिहास लिखा, और उसके लिए इन्होंने 3 किताबें, मतलब इतिहास जो है वो 3 वॉल्यूम में इन्होंने बनाई। और ये जो इतिहास है इसको इन्होंने कैसे डिवाइड किया? पहला जो चीज़ है, इसको पहला जो पार्ट है, मतलब अगर ऐसे इन्होंने इतिहास लिखा तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। ये इन्होंने बताया, ये हिंदू, ये मुसलमान, और ये जब ब्रिटिश आए तब का इतिहास। तो 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये 3 काल खंड या समय खंड, ये सब चैप्टर्स में डिवाइड इन्होंने किया, और ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया इसको। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये बंटवारा सही है? आपको ये समझ में आ जाएगा अभी कैसे कि मिल साहब को, ये जो जेम्स मिल्स है, इनको ये लगता था कि जो एशियाई सभ्यता है, एशियाई, क्योंकि उस ज़माने में हम लोग तो सब कॉन्टिनेंट थे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बना है, उससे पहले तो ना बांग्लादेश था और ना ही पाकिस्तान था। तो ये सब कब बने हैं?
इनके आने के बाद तो ये मानते थे कि जो हमारा एशियाई समाज है, वो वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो मान्यता है, वहाँ की जो सब संस्कृतियाँ हैं, वो यूरोप से बहुत पीछे नीचे है, पीछे नीचे, ये मान लीजिए। उनका ये कहना था कि हमारे आने से पहले तो हिंदू फिर मुसलमान, ये लोग यहाँ पर राज चलाते थे, और जब ये लोग राज चलाते थे तो केवल हिंदू मुस्लिम होता रहता था। कहने का मतलब कि धार्मिक बैर होती थी, धार्मिक बैर पहली चीज। इसके बाद बहुत सारी जाति यहाँ पर बनी हुई थी, जो जातिगत बंधनों में लोग बंधे हुए थे। लोग बहुत सारा अंधविश्वास करते थे कि भाई बिल्ली ना रास्ता काट जाए, वो तो आज भी होता है, तो अंधविश्वास बहुत सारा होता था। तो इन्होंने कहा ये सब जो चीज़ें चलती थी, ये सब जो चीज़ें उन्होंने बताई, उस कारण से ब्रिटिश शासन जो आया वही ऐसा था जो भारत को और सब कॉन्टिनेंट को सभ्यता की राह पे आगे ले जा सकता था, यानी कि ये असली संस्कृति की तरफ ले जा सकता था इनको। तो मिल साहब ने ये सुझाव दिया कि भाई ऐसा करना चाहिए कि भारत का जितना भी भूभाग है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि ये जो जनता है, हिंदुस्तान की जो जनता है, या कहें जो सब कॉन्टिनेंट की जनता है, इनको, भारतीय जनता को एक तो ज्ञान दिया जा सके, थोड़ी समझदारी दी जा सके, दिमाग में बुद्धि दी जा सके, और इनका जीवन सुखी हो, सुखी जीवन हो। जैसे इन्होंने ट्रेन दी हमें, ऐसा नहीं है, जो कलकत्ता में ट्राम चलती है वो इन्हीं के कारण चलती है। सब बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो इन्होंने ही दी है हमें। आज जितने भी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्होंने ही दिए। ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत सारी चीज़ देनी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, तो ये जेम्स मिल का मानना था। अब उनका ये भी ये कहना था कि जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन के पहले जितना भी था वो सब अंधकार था, सब चीज़ जो है अंधकारमय थी। केवल हमारे आने के बाद हमने इनको लाइट दी, या फिर लाइट दी जाएगी। तो आप ये कहें कि किसी भाग को हम हिंदू कह दें, किसी भाग को मुसलमान कह दें, क्या सही है? जब हिंदू राजा थे तो मुसलमान राजा भी थे। एक जगह हिंदू, यहाँ पर दिखाता हूँ, हिंदू राजा है, यहीं पे उसी समय यहाँ पर मुसलमान राजा है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जीवन के तौर तरीके हैं, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? प्राचीन भारत में जितने सारे शासक हुए, इनका कोई एक धर्म थोड़ी ना होता था, राइट? तो अब ये जो डिवीजन है, इससे अलग हटके जो हिंदुस्तानी हिस्टोरियंस है या हिंदुस्तानी इतिहासकार है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय इतिहास है इसको इन्होंने भी कालखंड में बांटा, लेकिन इनका कालखंड कुछ इस तरीके का था। पहला जो भाग है इन्होंने कहा यह प्राचीन, दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन, और तीसरा इन्होंने कहा आधुनिक। ठीक, जो भारतीय इतिहास है इसको इस तरीके से बांटने की कोशिश की गई। अब इसको भारतीयों ने बांटा या जिसने बांटा, ये जो विभाजन है इसकी भी खुद की समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो खंड बांटे गए हैं ये कहाँ से आए थे? जो विदेश में, पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके से डिवाइड किया गया था इतिहास को, उस तरीके से बना दिया गया इसको। क्योंकि पश्चिम में जो आधुनिक काल आया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर विज्ञान आया, विज्ञान के बारे में लोग बात करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, लोकतंत्र की बात करने लगे, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करने लगे, मुक्ति, कोई भी जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही थी उससे मुक्ति, और जैसे औरतें हैं उनका सम्मान नहीं होता था, मुक्ति उससे, समानता, मतलब चाहे काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब बराबर। तो ये जो आधुनिकता है वो सब इसके हिसाब से तय होती थी। बस वो ये मानते थे कि जहाँ जिस काल में ये नहीं होता था वो आधुनिक काल नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर हम हिस्ट्री को इस तरीके से डिवाइड कर दें, अंग्रेजी शासन को इस तरीके से डिवाइड कर दें, या अंग्रेजी से पहले के इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो क्या अंग्रेजी शासन में हमें समानता थी? क्या अंग्रेजी शासन में हमारे पास स्वतंत्रता थी? क्या अंग्रेजी शासन में हमें मुक्ति मिली हुई थी? बिल्कुल नहीं, हमें ये कुछ भी नहीं मिला हुआ था। क्या अंग्रेजी शासन में हमें विकास मिला? थोड़ा बहुत मिला, ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि हिस्ट्री में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि विकास तो हमको मिला है। क्या हमें प्रगति मिली है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं मिली जितना हम चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपना विकास किया, उस कारण से हमारा विकास हो गया। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो ये जो युग है, खासतौर पे जो ब्रिटिश काल है, इसको वो कहते हैं औपनिवेशिक युग। अंग्रेजी में बता देता हूँ, इसको कहते हैं कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल युग। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीरियडाइजेशन है, जो मिल है, जेम्स मिल, वो ये कहते थे कि ये 3 भाग में डिवाइडेड है,
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पे 3 भाग में डिवाइड की। जो हिस्टोरियंस हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो या बाद के जो आए, उन्होंने इसको अलग किया। इन्होंने कहा कि भाई एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ भी रहे हैं। हमने जो 7वीं कक्षा में पूरा पढ़ा है वो मिडिवल हिस्ट्री ही पढ़ी है। इसके पहले हमने 6वीं कक्षा में पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। बिल्कुल सही, इन्होंने सही किया है, लेकिन इसकी अपनी खुद की खामियां हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कहीं ना कहीं हर चीज़ में कुछ खामियां, कुछ अच्छाई तो होती है ना। बात की थी जो मिल्स डिवीजन है हिस्ट्री का, जो जेम्स मिल्स ने बनाया। उन्होंने कहा कि भाई हम 3 खंडों में बांटते हैं, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ये 3 राज थे अलग। लेकिन जो उसके बाद हिस्टोरियंस है, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न भाग में डिवाइड करते हैं। सबकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, सबकी अपनी कमियां हैं इन सब खंडों की, या इसको किस तरीके से डिवाइड किया। तो कई बार जो इतिहासकार हैं, जो ये इस युग को, जो ब्रिटिश काल है, जो ब्रिटिशों का काल है, इसको वो कॉलोनियल कहते हैं। औपनिवेशिक का मतलब होता है कॉलोनियल, अंग्रेजी में कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये औपनिवेशिक होता क्या है, औपनिवेशिक का मतलब क्या है। तो देखें, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश पहले तो आराम से रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना राज काज आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया कि जो नवाब थे और जो राजा थे, उन सबको अपने कब्जे में लिया, हराया, और फिर अपना शासन उन्होंने आगे बढ़ाया। तो कैसे इन्होंने अपना पूरा नियंत्रण किया? एक तो सबसे बड़ी बात इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था पे इन्होंने अपना कब्जा लिया। फिर उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे थे इनके, ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके भी तो खर्चे हो रहे होंगे, ये खर्चे कहाँ से निकालेंगे? अपना पैसा कहाँ से, ये जेब में कहाँ से आएगा इनके पैसे? तो ये पैसा पाते थे राजस्व से। लगान 3 गुना लगान, याद है आपको? लगान पिक्चर में बहुत अच्छा दिखाया है। राजस्व वसूल कर किया करते थे। और उसके बाद कि जो भी इनकी चीज़ें, जैसे इनको नील चाहिए थी, नील आपको याद होगा चंपारण का जो केस हुआ था, इंडिगो, तो इंडिगो या कहें नील, जो चीज़ इनको सस्ती चाहिए थी ना, जो चीज़ इनको चाहिए थी, वो ये सस्ते में खरीद लेते थे। अब क्योंकि इनको चाहिए थी, इनको आगे बढ़ाना है, इनको भेजना है अपने देश में या कहीं और। इसके अलावा जो भी ये कैश क्रॉप्स होती थी, जैसे आपके कॉटन हो गया, आपकी जूट हो गई, कपास हो गया, और इस ऐसी सब चीज़ें जो थी जिससे बड़ा अच्छा पैसा कमाया जा सकता था, उसकी ये जबरन खेती कराया करते थे। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिश शासन के कारण हमारी जो मूल मान्यताएं, हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे हमारे रीति रिवाज में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। अब हम सबके सब, अब देखिए कोई भी, किसी का भी बर्थडे होता है, सब केक काटते हैं। केक हमारा तो नहीं है, लेकिन सब केक काटते हैं। तो हमारे तौर तरीकों में बदलाव आ गया। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस कॉलोनियल या फिर औपनिवेशिक युग या उपनिवेश का क्या मतलब होता है, यानी ये एक कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है। तो जब एक देश, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटिश है, ये इंडिया है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से, यानी जब इंडिया ब्रिटिश या ब्रिटेन के दबदबे में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सारी चीजों में हमारे में बदलाव आता है, इसी को हम औपनिवेशिकरण कहते हैं। तो हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही कॉलोनी थी उनकी। ये सारी जो लाल लाल आप कलर देख रहे हैं, ये सब ब्रिटेन की कॉलोनी थी। यानी कि वहाँ की चीज़ों का परिवर्तन जो आया है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, या जिस तरीके का भी परिवर्तन आया सांस्कृतिक तौर पे, वो ब्रिटिश कॉलोनी बनने के कारण आया। लेकिन बात ये है कि जितने भी लोग थे हमारे यहाँ, अलग अलग तरीके के लोग हैं। हमारे यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हमारे यहाँ जो हरिजन भी हैं, हमारे यहाँ पंडे भी हैं, मौलवी भी हैं, सब इतने सारे लोग हैं। तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको लिया। तो इसीलिए हम जो डिस्कशन करते हैं वो हम कहते हैं आवर पास्ट। इस किताब का ही नाम है आवर पास्ट। ये जो एस जो जोड़ा गया है, यानी कि जो हमने इसको प्लूरल बनाया है, यानी हम ये नहीं कहते मेरा अतीत, हम कहते हैं हमारे अतीत। तो जितने भी लोग हैं उनका किस तरीके से अतीत रहा, सबके अलग अलग तरीके से अतीत उन्होंने जिया और समझा।
तो हम जानते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारे जो भारतीय इतिहास के 250 से लेकर 300 साल का जो समय है, उसके लिए हिस्टोरियंस ने क्या क्या इस्तेमाल किया, उनके पास सोर्सेस क्या थे, उनके पास स्रोत क्या थे। तो पहली चीज ये थी जो आज भी चलती है, हमारे यहाँ यही चलता है, बल्कि पूरे विश्व में ये चलता है कि जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश राज था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने क्या किया कि भाई देखिए, जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, यानी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये इतिहासकारों के लिए, जो हिस्टोरियंस है, उनके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया साधन है। क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि हर चीज जो भी हो उसको लिखना बहुत जरूरी है, लिखा जाए इसको, ठीक। यानी कोई भी उनका निर्देश होता था, ऑर्डर होता था, कोई भी उनकी योजना होती थी जो वो बनाते थे, कोई भी वो फैसले देते थे, जैसे कोई नीति बनाते थे, कोई पॉलिसी बनाते थे, कोई भी नीतिगत फैसले हो गए, नीतिगत लिख देता उसको, या कोई सहमति, कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो सहमति जो हो गई वो हो गई, या कोई जांच हो रही है किसी के खिलाफ, ये जो भी आप नाम ले लें, वो सारे के सारे उसका वो साफ साफ लिखना जरूरी था उनके समय। तो उससे वो क्या कहते थे, क्यों लिखना जरूरी है? पहले अगर आप लिखित होगा तभी तो उसका अध्ययन कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे इसको, और इस पे फिर वाद विवाद कर पाएंगे, डिस्कशन हो सकेगा। तो ये जो चीज है ये इनके दिमाग में थी, और ये चीज उन्होंने इसको फलीभूत भी किया। तो अब देखिए, इनके बाद ब्रिटिश के बाद आप देखिए ज्ञापन, टिप्पणी, यानी कोई आप नोट लिख देते हैं, या प्रतिवेदन, आपको कोई बात है तो आप प्रेषित करते हैं, भाई हमारी चीज ये रखिए अपने पास, या हम ये कहना चाहते हैं। तो ये जो ज्ञापन है, टिप्पणी है, प्रतिवेदन है, इन सब की एक संस्कृति शुरू हुई। ये ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन जो है वो चीज तो एक ही है, थोड़ा अलग अलग रूप में यूज होती है। वो आवेदन हो, प्रतिवेदन हो, कोई चीज आपने टीका टिप्पणी की, या कोई किसी को दिया आपने, जैसे जो राज्यपाल को लोग ज्ञापन जा के देते हैं, वो सब चीजें हैं। तो अंग्रेजों का एक और चीज मानना था, अंग्रेज ये कहते थे, ब्रिटिश ये कहते थे कि हर चीज को संभालना बहुत जरूरी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो जिसको हम दस्तावेज कहते हैं, चाहे वो पत्र हो जिसे हम लेटर्स कहते हैं, इन सब को संभालना, संजोना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके शासकीय संस्थान थे, यानी कि मान लीजिए इनका ये ऑफिस है, तो हर एक ऑफिस के साथ उन्होंने एक अभिलेख कक्ष बनाए, यानी आर्काइव्स बनाई, या ये कहे कि एक रिकॉर्ड रूम बनाया। क्या बनाया? रिकॉर्ड रूम बनाया, अभिलेख कक्ष बनाया। तो आप चाहे तहसील के दफ्तर देख लीजिए, चाहे कलेक्ट्रेट ले लीजिए, चाहे कमिश्नर का दफ्तर ले लीजिए, चाहे कोई आपका सचिवालय हो गया, जैसे स्टेट का सचिवालय हो गया, स्टेट सेक्रेटरीट हो गया, या कचहरी कह लीजिए, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। सबके रिकॉर्ड रूम, कहीं भी आप जाएंगे रिकॉर्ड रूम आपको जरूर मिलेगा, आज भी मिलेंगे। तो इसीलिए इस काम को करने के लिए कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनको संभालने, संजोने के लिए उन्होंने अभिलेखागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, या फिर कहें आर्काइव्स, इसकी, और साथ में क्योंकि चीजें संग्रह करनी है तो संग्रहालय। आप कोई चीज संभाल के नहीं रख लेते हैं कि भाई ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं संभाल के रख लेता हूं, या किसी प्रेम पत्र आपको मिला आपके फर्स्ट लव से, तो आप वो कागज जो है संभाल के रख लेते हैं, उसमें गुलाब होता है और आपको उसकी महक हमेशा जिंदगी भर अच्छी लगती है। संग्रहालय में आप चीजें रख लेते हैं, अपने घर में जैसे अब संग्रहालय बनाना चाहते हैं तो कोई चीज संभाल के रख लेते हैं। वही चीज जो यहाँ पर जो सारी चीजें हो रही थी ना, जो अंग्रेज उस समय कर रहे थे, वो सारे चीजें जो आर्काइव्स है वो उन्होंने आर्काइव्स में रखा, जो कागज पत्र थे, कोई सामान है वो संग्रहालय में। तो ये चीज, ये संस्थान उन्होंने बाकायदा बनाए। अब होता ये था कि आज अगर आप जाएं तो 19वीं सेंचुरी की बात मैं करूंगा, तो जितने भी, जैसे मान लीजिए एक साहब यहाँ पर है, बड़े साहब है, एक छोटे साहब है, बड़े साहब छोटे साहब को कुछ लेटर दे रहे हैं, कुछ ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ चिट्ठी भेज रहे हैं, एक प्रशासन से दूसरे प्रशासन, एक ही प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि आज भी ये जो ज्ञापन है, पत्र, ये आप अभी आज भी इस समय भी देख सकते हैं। तो ऊपर बैठा ऑफिसर नीचे बैठे ऑफिसर को क्या बोल रहा है, क्या निर्देश दे रहा है, क्या सुझाव दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है, वो सारी चीज भी आप देख सकते हैं। तो जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर मैं बात करूं ना, ये अर्ली आप कहें 19वीं शताब्दी, तब तो अब क्या था कि उस समय प्रिंटिंग नहीं आई थी, प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं थी। जैसे आजकल हम फोटोकॉपी कर लेते हैं ना, वैसा नहीं था। पहले क्या होता था कि ये नकल बनाते थे,
तो इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती थी नकल नवीस की, और साथ में इनको ज़रूरत पड़ती थी खुशनवीस की। खुशनवीस, तो ये 2 शब्द हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको समझिएगा। 2 शब्द हैं, एक तो नकल नवीस है यहाँ पे और खुशनवीस। तो खुशनवीसी और सुलेख नवीसी, नकल नवीसी वही बात है, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, जो बहुत अच्छा लिख सकते थे, वो क्या करते थे, एक पत्र का या ज्ञापन का वो उसी तरीके से उतार देते थे, सुंदर तरीके से लिख देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो 19वीं सदी के जो मध्य तक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1850 की बात मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने में प्रिंटिंग बहुत अच्छी आ गई, मतलब प्रिंटिंग बहुत आगे बढ़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इनकी प्रतियां निकलने लगी, यानी कि फोटो कॉपीज निकलने लगी, तो फिर वो और आसानी से प्रतियां भेजी जाने लगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ये देखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसको देखिए, यहाँ पर एक चित्र इसमें लगा हुआ है, यह है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और इस ये वही कहता है, 1920 में बनाया गया था, जब नई दिल्ली का निर्माण हो रहा था, तब राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स, ये दोनों ही जो वायसराय थे उनके घर या कहे निवास उसके नज़दीक ही बनाए गए थे। मतलब इसका मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि इनके आर्काइव्स और म्यूजियम और आर्काइव्स के प्रति कितनी ज़्यादा रुचि थी, कितना ज़्यादा वो इसको मानते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक गृह विभाग की एक बात हुई, कुछ चीज़ चल रही थी, क्या चल रही थी, यहाँ पर भारतीय नौसेना के जो जहाज़ है उसमें सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास हो रहा था। मतलब सिपाही बगावत कर रहे थे, उसको कुचलने का प्रयास जो हो रहा था, उसके लिए क्या चिट्ठी पत्री लिखी गई 1946 में, वो गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट को भेजी गई। तो जो अलग अलग बंदरगाह थे उनकी रिपोर्टें क्या क्या आई, जैसे बम्बई से एक रिपोर्ट आई कि भाई यहाँ का इंतज़ाम कर लिया गया है, जो सेना और के जहाज़ और दफ्तर हैं उन पर कब्ज़ा, इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि यहाँ पर वो कर ले, मतलब हम लोग के पास कंट्रोल है, यानी शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। ठीक। दूसरी बात कराची में, कराची उस ज़माने में आप ये देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कराची हो गया और ये मुंबई हो गया जो बॉम्बे था पहले, और ये वाइजैक हो गया, ये जो विशाखापट्टनम हो गया। तो यहाँ से ये लेटर गए कि भाई कराची से कहा गया कि 301 विद्रोही है, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ को हमने संदेह के हिसाब से गिरफ्तार कर लिया है, कई की निगरानी की जा रही है। और जो वाइजैक है वहाँ से ये आया कि सब चीज़ें ठीक है यहाँ पे। तो ये आप देखिए, जो उस ज़माने का डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडियन कमांड, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 1946 की, जो गृह मंत्रालय है वहाँ पर जो चिट्ठी पत्री भेजी गई थी उसका भी आर्काइव हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जैसे आप कहें कि भाई मुझे कोई सामान बेचना है, तो आप सामान बनाने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप पहले देखेंगे सामान की आवश्यकता है कि नहीं। अगर सामान की आवश्यकता है नहीं, तो अगर आप बेचने लगे या तो आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं। आपको पता है कि अंडे, आपको पता है शहद, आपको पता है नींबू, सब्जी, ये तो बिकती है। तो आपने एक सर्वे किया कि भाई मैं किस तरीके के अंडे बेचूं, मैं कड़कनाथ के अंडे बेचूं, कड़कनाथ एक टाइप का काला मुर्गी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, कड़कनाथ के बेचूं या किसके बेचूं। तो आप एक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये मैं बिजनेस के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर किसी देश पे राज करना, आज तो हमारे पास राज ऑलरेडी है, और सरकार अगर जब राज करती है तो वो NSSO या फिर आज जो हमारे पास अलग अलग सर्वेक्षण की व्यवस्थाएं हैं, ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ऐसे सर्वेक्षण की चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो अंग्रेजों ने शुरू की थी। तो अंग्रेजों के हिसाब से सर्वेक्षण बहुत जरूरी था। सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे करना। सर्वेक्षण में सबसे पहली चीज थी कि अगर किसी देश पे, वो ये मानते थे अंग्रेज कि किसी देश पर अगर बहुत अच्छी तरीके से शासन करना है तो उस देश को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, यहाँ पर कैसी कैसी ज़मीन है, ये सारी चीज़ें उनको जानना ज़रूरी था। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत, यानी कि मैं 1800 एंड समथिंग समझ लीजिए, उसमें क्या किया कि पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए, आज नक्शा कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो नक्शा जो बनाने की बात थी, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। तो गांवों में किसका, हर एक गांव में
बाकायदा सर्वेक्षण किया गया कि यहाँ से राजस्व कितना आ सकता है, कितना पैसा आ सकता है, मतलब ज़मीन का या फिर किसानों से कितना पैसा लिया जा सकता है। इसी तरीके से जो ज़मीन है, धरती, उसकी सतह, भाई ज़मीन कैसी है, काली है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, मिट्टी के बारे में, और कौन से पेड़ पौधे मिल रहे हैं ये भी, इसकी भी सर्वेक्षण करना है। कौन से जीव जंतु मिल रहे हैं, कौन से जीव जंतु मिल रहे हैं, कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी फसल यहाँ पर होती है, कहाँ नहीं होती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने पता लगा, सारी चीजें पता लगी। और उसके बाद एक और चीज किया, हर 10 साल में ये सेंसस करते थे। सेंसस का हिंदी में मतलब है मतगणना। मतगणना मतलब लोगों की गिनती, केवल लोगों की ही गिनती नहीं, ये इनकी कितनी संख्या है, इनकी जाति क्या है, ये किस इलाके में रहते हैं, इनका व्यवसाय क्या है, ये काम क्या करते हैं, इन सारी जानकारियों को इन्होंने लिया। और जैसे मैं आपको सर्वेक्षण के बारे में बता रहा था, ये देखिए, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ये वनस्पति का सर्वेक्षण करते थे, प्राणी का सर्वेक्षण करते थे, पुरातत्व का सर्वेक्षण करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसी मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण करते थे, ऐसी वन सर्वेक्षण करते थे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट FSI, इस तरीके से। तो कई चीजें इन्होंने बनाई जो आज भी विद्यमान है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं आपको। देखिए, यह है शरीफा। शरीफा क्या होता है? सीताफल। अब ये 1770 का मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको। बाकायदा इसको बनाया गया, जाना गया भाई कौन सी चीज कहाँ मिलती है, शरीफा कहाँ सही मिलेगा, इसकी किस तरीके से उत्पाद की जा सकती है, बेहतर मिट्टी क्या होगी। ऐसी यहाँ पर एक सर्वे हो रहा है। बंगाल में मानचित्रण का काम चल रहा है, यानी कि मैपिंग, कार्टोग्राफी का काम चल रहा है, उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। यानी जो सर्वे ऑफ इंडिया में आपको बता रहा हूँ, पूरे देश के लिए मैप बनाता है अलग अलग तरीके के, वो काम उस जमाने में शुरू हो चुका था। और ये जो उस जमाने की सबसे बढ़िया मशीनें थी, सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट थे, चाहे थियोडोलाइट हो चाहे जो भी हो, वो आपको यहाँ दिख रहा है। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा हमको, कि अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता। अब आपको जो चीज जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो मैं यहाँ से जो देख के जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, या मुझे जो पुरानी जानकारी वो बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यही चीज जब आप किसी और के मुंह से सुने, किसी और टीचर के बारे से सुने, तो ये इसका उन्होंने मतलब अलग निकाला, अलग तरीके से बताया, है ना। तो जो रिकॉर्ड्स हैं उससे हमें क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज है वो हमें पता चले, लेकिन रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता है। तो होता यह है कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें क्या है, और सरकारी रिकॉर्ड में क्या चीज होती है। सरकारी रिकॉर्ड में ये हमें पता चलेगा कि भाई जो ये अफसरान थे उस जमाने में, ये अफसर क्या सोचते थे, ऑफिसर्स जो थे वो क्या सोचते थे, उनकी किसमें दिलचस्पी थी, उनकी चीजें कैसी थी, या ये किस चीजों को बचाए रखना चाहते थे, किस चीजों को नहीं रखना चाहते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी गण थे उनका बारे में तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा सोर्स जो है वो लिखित ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें पता चल रहे हैं। लेकिन जो देश का आम आदमी है, ये आम आदमी है, मैंगो मैन आम आदमी है, ये क्या महसूस कर रहा है ये तो हमें पता नहीं चल पाता। तो हमें दूसरे सोर्सेस हमेशा तलाश करने चाहिए, और हमने किए भी। अब दूसरे सोर्सेस में क्या क्या आ सकते हैं? दूसरे सोर्सेस में यह है कि लोगों ने डायरियां लिखी, लोगों ने अपनी डायरियां लिखी, लोगों ने अपनी जो तीर्थ यात्रा की उसका वृत्तांत लिखा। लोगों को ये याद था, यात्रियों का जो संस्मरण था कि उनको जो याद रहा, तो संस्मरण लिख दिया उन्होंने। संस्मरण मतलब ये होता है कि भाई एक वॉयेज, जिसको हम आज वीलॉग्स कहते हैं ना, व्लॉग कहते हैं। इस तरीके से कई लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, कथाएं लिखी। इस तरीके से जो बाजार के बारे में है, मार्केट के बारे में लोगों ने लिखा। और साथ में जो मार्केट में जो पुस्तकाएं हैं, जो उस जमाने में छोटी छोटी पुस्तकाएं, मतलब बुकलेट्स मिलती थी, बुकलेट ही कहूँगा, बहुत बड़ी बुकलेट तो बुक्स तो नहीं मिलती थी, जो बुकलेट्स हैं वो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब तकनीक आगे फैली, जब छपाई हो गई, जब प्रिंटिंग फैली, तब क्या हुआ, इसका अखबार आए। तो अखबार तो सबसे बढ़िया चीज़ है, आपको अखबार में हर दिन की चीज़ मिल जाएगी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे नेता आ गए, नेता तो थे और एक्टिविस्ट भी थे। तो नेता, जैसे ये आपके नेता हो गए, ये एक्टिविस्ट हो गए, यानी इनको हम सुधारक कह सकते हैं, इनको हम नेता कह सकते हैं। तो ये लोग, इन्होंने अपने विचार आगे बढ़ाए, इन्होंने विचारों को लिखा। इनके अलावा कवियों ने लिखा, इनके अलावा उपन्यासकारों ने लिखा, जो उपन्यास लिखते थे, जैसे जो कहानियों का संग्रहण हम कह सकते हैं। तो ये अपने भावनाएं व्यक्त करते थे, चाहे किसी भी तरीके से। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं
वो अपनी जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी वो हमें पता चलती है। कहने का मतलब हमें वो सारी चीज़ें पता चलती है उन लोगों से जो पढ़ना लिखना जानते थे। उनके बारे में क्या, आदिवासी, किसान, खदान में काम करने वाले मजदूर या सड़क पे जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग, गरीब लोग, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? उनके बारे में तो नहीं पता चल पाता है। तो ये हमारे अभी भी हमारा एक विषय है जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड है वो हमें पता चलते हैं। जो अखबार है उससे हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। लोगों की बायोग्राफी है, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑटोबायोग्राफी हो या बायोग्राफी हो, आत्मकथा हो या किसी ने उनके बारे में लिखा हो, उनकी किताबें, उनकी जो पर्सनल डायरीज़ हैं जो उन्होंने खुद लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, मतगणना है, जो अलग अलग सर्वेक्षण हुए, और जितने भी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट हैं उस ज़माने में, वो भी बहुत कुछ कहते हैं। तो एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ आपको, इससे आपको पता चल जाएगा। 1946 में एक पुलिस की एक हड़ताल हुई थी, उसकी एक खबर है जो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी 1946 में। इसमें यह बताया गया कि भाई जो खाना मिलता है वो इस लायक भी नहीं है कि इंसान खा सके, इसको जानवर भी नहीं खा सकते। तो एक तरीके से लोग यहाँ पर हड़ताल पे चले गए, पुलिस की हड़ताल। तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। तो हमने जाना कि भाई डेट्स का क्या मतलब है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, ब्रिटिश के समय उन्होंने क्या लिखा, कैसे खंड में डिवाइड किया, इसी तरीके से फिर हमने कैसे डिवाइड किया या और लोगों ने कैसे डिवाइड किया, कहाँ से सोर्सेज है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, क्या क्या छुपा ली जाती है या किसी के परिप्रेक्ष्य से, परसेप्शन से जो मिलती है, हो सकता है वो दूसरे के परसेप्शन से ना होती। ठीक है, चलिए सर, धन्यवाद।